हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए। वहाँ पर हमने लगातार आपके चैप्टर अपलोड किए हैं। और उसके बाद दोस्तों जो भी आपका प्रीवियस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसको भी हमने पूरा कंप्लीट किया है। और इस चैप्टर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वह दिया हुआ है ड्रग एक्टिंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वह ड्रग जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं, तो उन ड्रग के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो आपके सिलेबस में इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं। तो पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से आपको हम डिफाइन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले आपको बताते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वह कितने टाइप का होता है, उसके सब टाइप क्या होते हैं। पहले आपको हम थोड़ा सा इंट्रो बताते हैं। तो देखिए, नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, ये आपका 2 टाइप का होता है नर्वस सिस्टम। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। तो दोस्तों सीएनएस के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कोड होता है वह सीएनएस के अंदर आ जाता है। और पीएनएस को 2 टाइप से बांटा गया है। सबसे पहले एएनएस, जिसको कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है एसएनएस सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको पढ़ना क्या है, पीएनएस पढ़ना है। पीएनएस का पार्ट आपको एएनएस पढ़ना है। वह ड्रग जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर वर्क करेंगी उनके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें वह होता है कि इस पर हमारा एएनएस जो होता है, एएनएस पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे जो हमारा हार्ट पंप करता है, इसको हम खुद से रोक नहीं सकते, खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका एएनएस के अंदर आता है। और जैसे यूरिन फॉर्मेशन, किसी को अगर टॉयलेट लगी है तो वह अपनी टॉयलेट को रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों ये सब बातें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है वह सब एएनएस के अंदर आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और एसएनएस क्या होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वह होता है जिस पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है। जैसे अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा, फिर आंखों को खोल लेंगे तो आप कोई चीज़ को देख सकते हैं। और अपना जैसे हाथ है, हाथ को आप हिलाते हैं इधर की उधर, सर पे रख सकते हैं और उसके बाद इसका बॉडी का पूरा मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है। तो दोस्तों ये आपका होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जो आपका एनएस होता है, एनएस 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो दोस्तों सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, अभी हम जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कराएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये 2 टाइप का होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के अंदर आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। और पीएनएस 2 टाइप का होता है, एक होता है एएनएस, एक होता है एसएनएस। एएनएस क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एसएनएस क्या होता है, एसएनएस आपका होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों और एएनएस पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, एसएनएस पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है। फिर दोस्तों जो एएनएस है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। दोस्तों ये वाले टॉपिक थोड़े से आपके डिफरेंट हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपका एनेस्थेटिक एजेंट पढ़े तो उसको आपने अच्छे से समझ लिया, लेकिन ये वाले टॉपिक अगर आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है। तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, जब किसी प्रकार की फाइट होती है, फेयर होता है या फ्लाइट होती है, तो इस टाइम जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसी प्रकार की किसी की लड़ाई हो गई, कोई भाग रहा है और किसी को कोई डर लग रहा है, तो उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम एक्टिव होता है उसको क्या कहा जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जब सिस्टम एक्टिव होगा तो इसके क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे हमने लिखा हुआ है। जैसे इसमें हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों किसी के पीछे कोई डॉग पड़ा हुआ है, कुत्ता पड़ा हुआ है और वह भाग रहा है, तो उसका क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी।
रेस्पायरेशन बढ़ जाएगा, यानी सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी वह सांस लेगा। और पल्स रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिमांड जो है बॉडी में बढ़ जाएगी और डाइजेशन रुक जाता है। सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी पसीना आने लगता है दोस्तों, तो यानी स्वेटिंग होने लगता है। और जो हमारा यानी सलाइवा होता है वह सूख जाता है, यानी जो हमारे जीभ के अंदर सलाइवा होता है तो दोस्तों वह नहीं रह जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा, अगर कोई दौड़ रहा है, किसी को डर लग रहा है, तो उसको उसके बाद जो है प्यास बहुत लगती है, क्योंकि उसका जो माउथ होता है उसके अंदर सलाइवा कम हो जाता है। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम जो होता है ये आपका फाइट में, फेयर में या फ्लाइट में एक्टिव होता है, यानी किसी प्रकार का डर होता है, किसी प्रकार का कोई भाग रहा होता है, डर से किसी की लड़ाई हो गई होती है, तब दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वह आपका होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके कुछ हमने यानी लक्षण लिखे हुए हैं, यानी इससे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको हमने लिखा हुआ है। अब बात करेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में। तो दोस्तों सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने आपको बताया, इसीलिए हमने बताया कि आप सिंपैथोमिमेटिक एजेंट को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों जो पीछे वाले जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो भी यानी उसमें चेंजेस हो रहे थे बॉडी के अंदर और जो भी वह वर्क कर रहा था, तो उसकी जो कॉपी करती हैं ड्रग, यानी उस यानी जो आपका मूवमेंट था प्रीवियस वाला सिंपैथेटिक मूवमेंट वाला, तो दोस्तों उसका जो कॉपी करेगा उसको कहेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके यानी सिलेबस के अंदर दिया हुआ है कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। तो सिंपल सी बात आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी सिंपैथेटिक एक्शन को जो ड्रग मिमिक करती हैं यानी कॉपी करती हैं उनको सिंपैथोमिमेटिक ड्रग या एडिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। यानी जो आपकी दोस्तों सिंपैथोमिमेटिक ड्रग होती हैं इनका अदर नेम भी होता है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग का अदर नेम होता है एडिनर्जिक ड्रग। तो आपके एग्जाम में अगर टॉपिक पूछा जाएगा एडिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं, तो दोस्तों एडिनर्जिक ड्रग आपकी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग ही होती हैं। तो एडिनर्जिक जो ड्रग होती हैं ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर पर वर्क करके अपना एक्शन शो करती हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर होते हैं, ये ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं और अपने अपने रिसेप्टर पर बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती हैं। तो दोस्तों इनको कहा जाता है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। फिर इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, इनका क्या क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है प्रेशर ऑर्गन्स, जिसमें आपका डोपामिन ड्रग आती है, नॉर एड्रीनालिन और एफिड्रीन और फिनाइलफ्रीन इसके अंदर ड्रग आ जाती है प्रेशर ऑर्गन के अंदर। और कार्डिया स्टिमुलेंट के अंदर एड्रीनालिन, आइसोप्रिनालिन, डोब्यूटामिन ड्रग आ जाती है। और ब्रोंको डायलेटर के अंदर आइसोप्रिनालिन आ जाएगी, साल्मिट्राल ड्रग आ जाएगी, सल्ब्यूटामोल आ जाएगी इसके अंदर ड्रग, और एल्ब्यूट्रॉल, टर्ब्यूटालिन इसके अंदर ड्रग आ जाती है ब्रोंको डायलेटर के अंदर। फिर दोस्तों सीएनएस स्टिमुलेंट में एम्फेटामिन ड्रग आएगी और मिथाम्फेटामिन ड्रग आ जाती है, डेक्साम्फेटामिन ड्रग आ जाती है सीएनएस स्टिमुलेंट के अंदर। तो दोस्तों ये आपकी 4 क्लासेस हैं जिसमें हमने ड्रग को रखा है, जो इसका क्लासिफिकेशन है जो आपका सिंपैथोमिमेटिक टॉपिक है। तो दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन में ये ड्रग को हमने डिफाइन किया है। फिर दोस्तों जो इनके रिसेप्टर हैं, थोड़ा सा आपने रिसेप्टर के बारे में भी लिख दिया है, आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने आंसर में। तो दोस्तों अल्फा 1 में यानी स्मूथ मसल हार्ट आ जाता है। तो दोस्तों और उसके अंदर यानी अल्फा 1 के अंदर ब्लेडर आ जाएगा, स्प्लीन आएगा और उसके बाद यूट्रस आ जाता है। ये यानी आपकी ड्रग जो होती हैं अल्फा 1 रिसेप्टर पर यानी बाइंड करेंगी तो स्मूथ मसल पर बाइंड करेंगी, हार्ट पर बाइंड करेंगी, ब्लेडर पर बाइंड करेंगी, स्प्लीन हो गया, यूट्रस हो गया, ये आपका अल्फा 1 हो गया। और अल्फा यानी अल्फा 2 के अंदर क्या आएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, प्लेटलेट्स आ जाएंगी, पैनक्रियाज आएगा। तो दोस्तों ये आपका यानी अल्फा 2 रिसेप्टर आ जाएंगे। फिर दोस्तों यानी जो भी आपका यानी सिलेबस के अंदर टॉपिक पूछा जाता है कि इंट्रो और क्लासिफिकेशन, उसको हमने कंप्लीट किया। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यानी आपके सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं ड्रग के, तो उन ड्रग को हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ड्रग जो आपकी एग्जाम्पल दी है नॉर इफाइनफ्रीन, डोपामिन और इसके बाद नेफाजोलिन। तो दोस्तों तीनों ड्रग के बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे और आपको हम बताएंगे।
तो नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग के बारे में बात करते हैं। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर को बताते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एक बेंजीन रिंग लगाना है, उसके बाद इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड के 2 ग्रुप को ऐड करना है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ फिर से हाइड्रोजन ऑक्साइड ऐड करना है, फिर NH ग्रुप ऐड करना है और फिर R ऐड कर देना है। तो दोस्तों ये आपका नॉरएपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका केमिकल नेम क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा है 4,1R 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल और बेंजीन 1,2 डायोल। तो दोस्तों ये इसका हो गया केमिकल नेम। फिर बात करते हैं इसके ब्रांड नेम से, यानी जो इसके ब्रांड नेम होते हैं, यानी मार्केट के अंदर किस नाम से ड्रग बेची जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिवोफिड हो गया, लिवोफिड के नाम से ये मार्केट के अंदर ड्रग बेची जाती है। और लीवर ट्रिनॉल जो आपका लिखा हुआ है लीवर ट्रिनॉल, यानी इस नाम से यानी मार्केट के अंदर ये ड्रग बेची जाती है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन सोल्यूशन हो गया, इंट्रावीनस सोल्यूशन हो गया। और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, दोस्तों इसको PVC बैग में स्टोर किया जाना चाहिए, यानी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो बैग्स बने हुए होते हैं उनमें इनको स्टोर करना चाहिए। और जिसका जो टेम्परेचर होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना होता है, ये जो ड्रग होती है नॉरएपिनेफ्रिन। और इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, यानी इसका यूज़ हाइपोटेंशन को ट्रीट करने में किया जाता है। दोस्तों हाइपोटेंशन यानी कम ब्लड प्रेशर को यानी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी दोस्तों यानी क्या होगा, किसी का अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो दोस्तों ये ड्रग क्या वर्क करती हैं, यानी हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, पल्स रेट को बढ़ाती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों इसीलिए इनका यूज़ हाइपोटेंशन में किया जाता है, हार्ट ब्लॉक को ट्रीट करने में किया जाता है, और अस्थमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। क्योंकि इन ड्रग को लेने के बाद रिस्पायरेशन यानी ज़्यादा होने लगता है, तो दोस्तों इसीलिए इसका यूज़ अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। फिर डोपामाइन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका नॉरएपिनेफ्रिन की तरह बना हुआ है, यानी एक बेंजीन रिंग लगाना है, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड ग्रुप को ऐड करना है, और 2 कार्बन के साथ यानी हाइड्रोजन ऊपर ऐड करना है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन ऐड करना है। फिर इसको आप यानी लास्ट में NH2 भी लिख सकते हैं, और N के साथ में ओपन आपको H लगा सकते हैं। और इसका केमिकल नेम 4 ब्रैकेट में 2 अमीनो इथाइल, उसके बाद बेंजीन 1,2 डायोल, यह इसका हो गया डोपामाइन का केमिकल नेम। और उसके बाद दोस्तों इंट्रोपिन के नाम से ये मार्केट के अंदर ड्रग बेची जाती है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इसका बहुत इजी है, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन की फॉर्म में ड्रग आती है। और दोस्तों स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, यानी इसको बेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है, और जो रूम का टेम्परेचर होता है वह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसके यूजेस कंजेक्टिव हार्ट फेल्यूर को ट्रीट करने में, यानी जो डोपामिन ड्रग होती है उसका यूज़ किया जाता है। सेप्टिक शॉक को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। सर्जिकल शॉक में इसका यूज़ किया जाता है, जो आपकी डोपामिन ड्रग होती है। तो दोस्तों इसमें जो 2 ड्रग हैं उनको हम अच्छे से बता चुके हैं। फिर उसके बाद जो आपकी यानी लास्ट ड्रग आएगी, यानी जो आपकी नेफाजोलिन ड्रग है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग थी, यानी आपकी 3 ड्रग लिखी हुई थी, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग थी आपकी एक थी नॉरएपिनेफ्रिन, और उसके बाद डोपामिन। डोपामिन ड्रग अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने यानी आपको थ्योरी बताया, क्लासिफिकेशन, और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग थी यानी 2 ड्रग उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, तो उनको हमने डिफाइन किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। फिर बात करते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर सेकेंड टॉपिक दिया गया है, एंटी एडिनर्जिक ड्रग, जिसको एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिर आपके 2 टॉपिक और होंगे, उनको हम डिफाइन करेंगे। फिर आपका चैप्टर नंबर जो 6 है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों लगातार वीडियो को लाइक किया करो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। तो आपका एंटी एडिनर्जिक ड्रग वाला टॉपिक क्या है, देखिए दोस्तों, जो ड्रग एडिनर्जिक ड्रग के एक्शन को ब्लॉक करती हैं उनको एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग कहा जाता है। तो दोस्तों अभी आपने प्रीवियस में टॉपिक पढ़ा एडिनर्जिक ड्रग। तो दोस्तों जो भी यानी एडिनर्जिक ड्रग के यानी एक्शन होते थे हमारी बॉडी के अंदर,
तो उनको जो ब्लॉक कर दे, उसके एक्शन को जो रोक दे, उसको कहा जाएगा एंटी एडिनर्जिक ड्रग। यानी ये ड्रग जो होती हैं प्रीवियस वाले टॉपिक के अपोजिट वर्क करती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे यानी वो प्रीवियस वाला जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा है वह क्या करता था, हार्ट रेट को बढ़ा देता था, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था, और जो हमारा रिस्पायरेशन है उसको इंक्रीज कर देता था। तो दोस्तों ये ड्रग क्या करेंगी, हार्ट रेट को कम कर देंगी, ब्लड प्रेशर को कम कर देंगी, और दोस्तों जो पल्स रेट है उसको कम कर देंगी। तो ये उसके अपोजिट वर्क करती हैं, तो इनको कहा जाएगा एंटी एडिनर्जिक ड्रग, और इनका सेकेंड नेम होता है एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो इनका क्लासिफिकेशन हमने क्या लिखा है, अल्फा ब्लॉकर के अंदर यानी अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर के अंदर ड्रग आती है पहली क्लास नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर, जिसमें आपकी ड्रग आती है फिनॉक्सीबेंजामाइन, अर्गोटॉक्सिन और अर्गोटामाइन, और इसमें लिखा हुआ है टोलाजोलिन, और इसमें लिखा हुआ है फेंटोलामाइन। तो ये ड्रग आपकी नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर के अंदर ड्रग आती हैं। फिर आपका आता है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, जिसमें प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन और उसके बाद टैमसुलोसिन इसके अंदर ड्रग आ जाती है। यानी सिलेक्टिव अल्फा 1 के अंदर ब्लॉकर के अंदर इसमें ये ड्रग आती हैं। और अल्फा 2 सिलेक्टिव के अंदर आती है योहिम्बीन, यानी जो योहिम्बीन ड्रग होती है वह अल्फा 2 सिलेक्टिव के अंदर आती है। और बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर के अंदर नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2, यानी पहले आप कहते हैं यानी प्रीवियस में अभी आपने क्या पढ़ा, नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर। अब आप बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर के अंदर नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर, इसमें ड्रग आएंगी आपकी प्रोपेनोलोल, टिमोलोल और सोटालोल। ये ड्रग आपकी नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर के अंदर आती हैं। फिर बात करते हैं सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, जिसमें आपकी ड्रग आएगी मिटाप्रोलोल और एटिनोलोल, ये आपकी सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर के अंदर ड्रग आएंगी। और फिर बात करते हैं सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर के अंदर, इसमें आपकी ब्यूटोहेक्सामाइन ड्रग आ जाएगी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल ऑफ बीटा और अल्फा ब्लॉकर एजेंट के, यानी ये आपकी कंबाइंड होती हैं, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग एजेंट लेविटालोल और आपकी कार्बिडोलोल, ये 2 ड्रग होती हैं। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग एजेंट कौन से होते हैं, दोनों कंबाइंड यानी लेविटालोल और कार्बिडोलोल, ये आपकी अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद हमने इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डिफाइन किया है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए हमने इसको ऐड किया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी नोटबुक में अगर नहीं नोट करना चाहें तो आप ना भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है इन ड्रग का, देखिए दोस्तों हार्ट पर इनका क्या एक्शन होता है, इसमें हार्ट रेट घट जाती है, यानी ये ड्रग जो होती हैं हार्ट रेट को कम कर देती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। और ब्लड वेसल्स यानी इसमें ब्लड वेसल्स का वेसोडाइलेशन होता है। और आई का क्या होगा, यानी इसमें पपिल का डायलेशन कम हो जाएगा, यानी जो हमारी पपिल होती हैं, यानी जो पीछे वाली कंडीशन हमने पढ़ाई थी उसमें आपकी जो पपिल होती है वह ज़्यादा ओपन हो जाएंगी, डर में आपकी आंखें खुल जाती हैं ना। तो दोस्तों उसके बाद ये ड्रग क्या करेंगी, पपिल को कम कर देंगे, उनका डायलेशन को कम कर देती हैं। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जो प्रीवियस वाला टॉपिक था यानी डर में आप भाग रहे होते हैं, तो उस टाइम किसी को ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को यानी डायरिया हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये ड्रग क्या करेंगी, यानी डाइजेशन स्टार्ट कर देंगी। और सीएनएस यानी इसमें सीएनएस रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है, उसमें सीएनएस पूरी तरीके से वर्क कर रहा था और यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, यानी जब इन ड्रग को आप खाएंगे तो यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि पीछे वाली कंडीशन थी सिम्पैथोमिमेटिक वाली, उसमें कोई पर्सन डर से भाग रहा है, तो कोई अगर भाग रहा है तो उसको टॉयलेट थोड़ी ना लगती है। तो दोस्तों जब इन ड्रग का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ड्रग उनके अपोजिट वर्क करती हैं, तो दोस्तों यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका हो गया थोड़ा सा इंट्रो हमने बताया, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और फिर बात करते हैं इनका जो ड्रग का एग्जाम्पल दिया गया है, उन ड्रग को आप पढ़ेंगे और ये वाला टॉपिक भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें ड्रग है आपकी प्रोपेनोलोल, यानी ये एंटी हाइपरटेंसिव की क्लास की ड्रग आती है, यानी ये जो आपकी प्रोपेनोलोल ड्रग होती है एंटी हाइपरटेंसिव क्लास में भी ये ड्रग आती है। और बीटा ब्लॉकर क्लास की ड्रग होती है और इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए दोस्तों इसमें 2 बेंजीन रिंग बनाई हुई हैं, फिर उसके बाद
सिंगल बॉन्ड के साथ उसमें ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड किया है, CH2 लिखा हुआ है, CH के साथ में OH को ऐड किया है, फिर CH2 को सिंगल बॉन्ड से ऐड किया है, फिर इसमें NH और HC इसमें ऐड करके 2 मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया है। साथ में आपको HCl भी लिख देना है, क्योंकि आपका प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड पूरा नेम होता है इसका। और उसके बाद इसका केमिकल नेम 1 नेफ्थलीन 1 एलॉक्सी 3 प्रोपेन 2 आइल एमिनो और उसके बाद प्रोपेन 2 हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका हो गया केमिकल नेम। और ब्रांड नेम इनके क्या है, इंडरॉल के नाम से आता है, इनोप्रेन के नाम से आता है, हीमेनग्योल के नाम से आता है ये ड्रग मार्केट के अंदर। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सॉल्यूशन की फॉर्म में आती है, टेबलेट हो गई, कैप्सूल की फॉर्म में ये यानी मार्केट के अंदर ड्रग अवेलेबल होती है। और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, टेबलेट और कैप्सूल को 15 से 30 डिग्री पर यानी इसको स्टोर करके रखना है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है। और इस ड्रग का यूज़ क्या होता है, देखिए ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में इनका यूज़ होता है। और उसके बाद यानी ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में इन ड्रग का यूज़ किया जाएगा, हार्ट डिसऑर्डर में इनका यूज़ किया जाता है, चेस्ट पेन में इनका यूज़ किया जाता है। और किसी के सर में अगर दर्द हो रहा होता है तो उसको ट्रीट करने में, हार्ट रिदम डिसऑर्डर में यानी जो हार्ट की रिदम होती है वह अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका बात हो गया प्रोपेनोलॉल के बारे में। फिर जो आपकी ड्रग है एटिनोलॉल, फिर एटिनोलॉल के बारे में बात करते हैं। यानी ये आपकी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग होती है। यानी एटिनोलॉल कौन से क्लास में ड्रग आती है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यानी ड्रग होती है। और इसकी प्रॉपर्टी और पोटेंसी जो होती है वह बिल्कुल प्रोपेनोलॉल ड्रग की तरह होती है। जो भी प्रोपेनोलॉल ड्रग की प्रॉपर्टी होगी, पोटेंसी होगी, वही आपकी एटिनोलॉल ड्रग की होती है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखिए हमने बनाया हुआ है, आप इसको अपनी रफ कॉपी पर, अपनी फेयर कॉपी पर अच्छे से जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और केमिकल नेम 2, उसके बाद ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है, फिर दोबारा से ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेन 2 आइल एमिनो और उसके बाद प्रोपॉक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ये इसका होता है केमिकल नेम। तो दोस्तों केमिकल नेम और स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से बनाकर यानी प्रिपेयर कर लेना है। फिर बात करते हैं इसके यानी जो ब्रांड नेम होता है टिनोरमिन, यानी टिनोरमिन के नाम से आता है। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, टेबलेट की फॉर्म में ड्रग आती है। और इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज और थेराप्यूटिक यूजेस के बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उतने टॉपिक को हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर कवर कर रहे हैं। इतना अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में बैठ पाएंगे और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों इसको बेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है। और जो रूम का टेम्परेचर होता है वह 68 से 77 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए, या इसको यानी डिग्री सेल्सियस में आप लिखते हैं तो दोस्तों 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, यानी किसी का अगर ब्लड प्रेशर कम है, यानी किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक आपका हो गया यानी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताते हैं, तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर दोस्तों बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, यानी जो आपका सिलेबस है उसमें आपके टॉपिक दिए गए हैं कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। तो दोस्तों जो कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं उनको पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी कहा जाता है। दोस्तों कोलिनर्जिक ड्रग को पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी कहा जाता है, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग की तरह इनका एक्शन होता है। तो दोस्तों कोलिनर्जिक ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक की तरह वर्क करती हैं, यानी जो आपका यानी हमने सिस्टम बताए थे, यानी 2 आपके बताए थे, यानी एक तो बताया था हमने यानी CNS, एक बताया था PNS। तो CNS वाला यानी उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता था, और उसके बाद ANS और SNS, जिसके जो ANS होता था उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते थे। तो यानी आपका सिंपैथेटिक की तरह आपके एक्शन जो होते हैं एड्रेनर्जिक, जो आपकी एड्रेनर्जिक ड्रग होती हैं उनका जो एक्शन होता है वह सिंपैथेटिक की तरह होता है, और जो कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं इनका एक्शन यानी पैरासिम्पैथेटिक की तरह होता है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कोलिनर्जिक ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक की तरह वर्क करती हैं। इन ड्रग का यूज़ करने के बाद पपिल को यानी कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी जो पपिल होती हैं वह सिकुड़ जाती हैं,
और उसके बाद सलाइवेशन को स्टार्ट करना, यानी इन ड्रग का वर्क होता है सलाइवेशन को स्टार्ट करना, डाइजेशन को स्टार्ट करना, और हार्ट रेट जो होती है वह घट जाती है। यानी जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, जो हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो होता है वह रेस्ट की कंडीशन में एक्टिवेट होता है। यानी जब पर्सन को कोई भी डर नहीं होता है, कोई भी लड़ाई नहीं हो रही होती है, यानी भाई पर्सन जो है रेस्ट कर रहा होता है, तब आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? वह आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है। यानी पैरासिम्पैथेटिक में जो पपिल होती हैं वह कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और सलाइवेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, हार्ट रेट जो होती है वह कम होती है, और उसके बाद इसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो दोस्तों ये आपकी होती हैं कोलिनर्जिक ड्रग। यानी कोलिनर्जिक ड्रग पैरासिम्पैथेटिक की तरह वर्क करती हैं, और उसके बाद इनका ड्रग का यूज़ करने के बाद दोस्तों इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है। तो दोस्तों ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये कुछ रिसेप्टर पर वर्क करती हैं, तो हमने इसमें रिसेप्टर लिखे हुए हैं। यानी 2 रिसेप्टर पर वर्क करती हैं, एक निकोटिनिक होता है, एक मस्करेनिक होता है। निकोटिनिक में NN आता है, NM आता है। तो दोस्तों NN में ऑटोनोमिक गैंग्लिया आ जाता है और एड्रीनल मेड्यूला आ जाता है, और NM में क्या आता है? देखिए दोस्तों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं वहाँ पर ये ड्रग अपना एक्शन शो करती हैं। और मस्करेनिक जो आपके मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक हो गया M1 यानी जिसमें गैस्ट्रिक आता है, M2 इसमें हार्ट आता है, और उसके बाद M3 में स्मूथ मसल आते हैं, और उसके बाद M4 और M5 में ब्रेन आ जाता है। तो दोस्तों ये ड्रग इन रिसेप्टर पर वर्क करती हैं। फिर बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन क्या लिखा हुआ है? देखिए इसमें क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, सबसे पहली क्लास है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। यानी ये ड्रग्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एसिटाइल कोलिन की तरह वर्क करती हैं। यानी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, ये अभी हमने आपको रिसेप्टर बताए हैं, तो ये उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एसिटाइल कोलिन की तरह वर्क करती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एसिटाइल कोलिन हो गया, और मिथाकोलिन, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन और मस्करेनिक। ये आपके डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। फिर सेकंड वाला क्या है? इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, जिसको कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर कहा जाता है। यानी ये ड्रग्स कोलिन स्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिवेट करने का वर्क करता है। जिसमें आपकी ड्रग आती है फाइसोस्टैगमिन, नियोस्टैगमिन, और उसके बाद प्रीडोस्टैगमिन, टैक्रिन। ये ड्रग आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के अंदर आ जाती हैं। फिर दोस्तों जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है, यानी जो आपका टॉपिक है इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं ड्रग के एग्जाम्पल, तो इनको आपको यानी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिटाइल कोलिन की, यानी जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करती है। यानी जो आपकी एसिटाइल कोलिन ड्रग होती है ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करती है, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ट्रांसमीटर की तरह वर्क करती है। जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं वहाँ पर जो ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है, ट्रांसमीटर का एक वर्क करती है एसिटाइल कोलिन। और दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। यानी इसमें लिखा हुआ है नाइट्रोजन, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यानी पहले बॉन्ड लगा है, फिर सेकंड बॉन्ड, फिर थर्ड बॉन्ड लगा है, फिर आपका ऑक्सीजन ऐड है, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को ऐड करके मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना है। तो दोस्तों ये आपका यानी बनकर तैयार हो जाएगा स्ट्रक्चर एसिटाइल कोलिन का। और उसके बाद बात करते हैं यानी इसके केमिकल नेम के बारे में। तो दोस्तों केमिकल नेम को आपको पढ़ना होगा। यानी इसमें लिखा हुआ है 2-एसिटॉक्सी, फिर ट्रिपल N लिखा हुआ है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N, और उसके बाद 3N भी लिख सकते हैं। और ट्राई मिथाइल, उसके बाद लिखा हुआ है इथेनेमिनियम, यानी इथेनेमिनियम लिखा हुआ है। तो इसका पूरा नाम हो गया 2-एसिटॉक्सी ट्रिपल N ट्राई मिथाइल एथेमिनियम। और उसके बाद दोस्तों इसका ब्रांड नेम है मायोकोल, मायोकोल ई इसका ब्रांड नेम है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का दिया गया है। देखिए दोस्तों पाउडर फॉर इंजेक्शन, जेल की फॉर्म में आते हैं, लोजेंजस की फॉर्म में ड्रग आती है मार्केट के अंदर।
और दोस्तों इनकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, तो इनकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज में हमने लिखा हुआ है इसको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है। और थेराप्यूटिक यूजेस यानी इनका यूज़ कैटरेक्ट सर्जरी में किया जाता है, यानी दोस्तों जो मोतियाबिंद का यानी सर्जरी किया जाता है यानी उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कोलिनर्जिक ड्रग के रूप में भी यानी जो आपकी एसिटाइल कोलिन होती है इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी इम्पॉर्टेंट ड्रग थी एसिटाइल कोलिन उसको हमने बताया। फिर बात करते हैं नियोस्टेगमिन के बारे में। तो जो आपकी नियोस्टेगमिन होती है ये आपकी पैरासिम्पैथोमिमेटिक एक्टिंग ड्रग होती है, यानी ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक की तरह यानी एक्शन शो करती है। और इनके स्ट्रक्चर क्या दिए गए हैं, देखिए दोस्तों, एक आपको बेंजीन रिंग बनाना है, उसमें आपको नाइट्रोजन ग्रुप को ऐड करना है, फिर साथ में आपको 3 मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना है, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐड करना है, फिर डबल बॉन्ड के साथ फिर से ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद नाइट्रोजन ग्रुप लगाने के बाद 2 मिथाइल ग्रुप को लगा देना है। तो दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर नियोस्टेगमिन का बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर बात करते हैं इसके केमिकल नेम के बारे में, यानी केमिकल नेम में क्या लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों 3 डाइमिथाइल कार्बामोइलॉक्सी, यानी इसमें लिखा हुआ है कार्बामोइलॉक्सी फिनाइल, उसके बाद लिखा हुआ है ट्राईमिथाइलाजेनियम, यानी ट्राईमिथाइलाजेनियम। इसका थोड़ा नाम जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और कॉपी पर लिख कर देखेंगे तो आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे। फिर इसके ब्रांड नेम लिखे हैं प्रोस्टेगमिन और जेवास्टेगमिन, ये इसके होते हैं ब्रांड नेम। फिर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, यानी इंजेक्टेबल सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है। और इसकी स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी क्या है, देखिए दोस्तों इसको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है। जहाँ पर इसको स्टोर करना है तो रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो और लाइट से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। और दोस्तों इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं, यानी इसका यूज़ ड्रग की टॉक्सिसिटी यानी जो ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है उसको ट्रीट करने में किया जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी को चेक करने में भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया नियोस्टेगमिन के बारे में, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने बताया। इसके जो ब्रांड नेम और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर बात करेंगे यानी आपका लास्ट टॉपिक है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को क्या कहा जाता है, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, यानी जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग के अपोजिट वर्क करती हैं, यानी कोलिनर्जिक जो ड्रग होती हैं उनके एक्शन को रोकने का जो वर्क करती हैं उनको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जा सकता है कि जो आपकी एडिनर्जिक एगोनिस्ट जो होती हैं ड्रग, एडिनर्जिक एगोनिस्ट की तरह ये वर्क करती हैं, यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, यानी वह ड्रग जो कोलिनर्जिक ड्रग को यानी रिसेप्टर पर बाइंड होने से रोकती हैं एंड एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं, उनको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। दोस्तों कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं, यानी ये जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं ये रेस्ट की कंडीशन में वर्क करती हैं, यानी सिलाइवेशन स्टार्ट करेंगी, डाइजेशन को स्टार्ट कर देंगी। तो दोस्तों और आपकी जो एंटी एडिनर्जिक जो ड्रग होती हैं, एंटी एडिनर्जिक ड्रग का एक्शन क्या होता है, यानी जो एडिनर्जिक ड्रग के यानी वर्क हैं उनको रोक देती हैं। यानी जैसे आपका डाइजेशन स्टार्ट नहीं था तो वो आपकी जो एंटी एडिनर्जिक ड्रग होती थी बट डाइजेशन को स्टार्ट कर देती थी और हार्ट रेट को यानी ये जो है कम कर देती थी, जो आपकी एंटी एडिनर्जिक ड्रग थी। तो उसी प्रकार से वर्क करती हैं ड्रग आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। यानी अभी आपको हमने एक्शन बताया कोलिनर्जिक ड्रग, यानी कोलिनर्जिक ड्रग के क्या क्या एक्शन हमने बताए, यानी जो कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं ये डाइजेशन को स्टार्ट कर देती हैं, जो आपकी यानी पपिल होती हैं उसको सिकुड़ा देती हैं यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं और उसके बाद सिलाइवेशन स्टार्ट कर देती हैं, ये आपकी होती हैं कोलिनर्जिक ड्रग। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होंगी, यानी उसके अपोजिट वर्क करेंगी। जब आप कोलिनर्जिक वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके उल्टे जो वर्क करें यानी उसका अपोजिट जो वर्क करता है वह एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होंगी। तो इसके क्लासिफिकेशन में हमने लिखा है नेचुरल यानी एंटी मस्करेनिक एजेंट, यानी जो मस्करेनिक एजेंट जो होते हैं यानी मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर ड्रग को बाइंड होने से रोकती हैं।
तो उनको कहा जाता है एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, जिसको ड्रग को कहा जाता है हायोसाइन। और उसके बाद सेमी सिंथेटिक, जिसमें एट्रोपिन सल्फेट, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इप्राटोपियम ब्रोमाइड और होमेट्रोपाइड इसमें ड्रग आ जाती है, यानी सेमी सिंथेटिक ड्रग के अंदर। और सिंथेटिक में मीडियाटिक्स, जिसमें आती है आपकी ड्रग साइक्लोपेंटोलेक, और उसके बाद ट्रोपिकामाइड इसमें ड्रग आ जाती है। और एंटी स्पाज्मोडिक में इसमें क्वार्टिनरी कंपाउंड जैसे आपके आ जाते हैं प्रोपेनथेलिन और स्लिडीनियम, ये आपकी क्वार्टिनरी कंपाउंड के अंदर आती है ड्रग। टर्सरी अमीन में डाईसाइक्लोमीन, प्रिंजिपिन, ये आपके ट्राईसाइक्लिक यानी जो आपके टर्सरी अमीन होते हैं इसके अंदर ड्रग आती हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट है, इसको बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाता है तो दोस्तों आप समझने की कोशिश कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एट्रोपिन सल्फाइड, यानी जिसको सल्फेट कहा जाता है, और उसके बाद डाईसाइक्लोहाइड्रोक्लोराइड। तो एट्रोपिन सल्फाइड के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि एट्रोपिन सल्फाइड के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको एक 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड को ऐड कर देना है और साथ में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को ऐड करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करना है, फिर CH ग्रुप को लगाना है। उसके CH ग्रुप जो लगाया है उसके साथ में CH2OH को ऐड करने के बाद C6H5 को ऐड कर देंगे और साथ में यानी सल्फाइड के लिए H2SO4 इसमें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपका एट्रोपिन सल्फाइड का बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका केमिकल नेम क्या लिखा हुआ है 1R 3R 5S। उसके बाद ऐड मिथाइल ऐड एजा बाईसाइक्लो 3.2.1 और उसके बाद एसीटोन 3आइल हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेनोएट यानी प्रोपेनोएट, ये आपका होता है केमिकल नेम। और इसके ब्रांड नेम लिखे हैं, अडना लिखा हुआ है और डोनाटेल लिखा हुआ है, मोटोफेन इसका यानी जो ब्रांड नेम होते हैं आपकी ड्रग जो है एट्रोपिन सल्फाइड, यानी ये मार्केट के अंदर इन ब्रांड नेम से बेची जाती है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन यानी इंजेक्शन सॉल्यूशन की फॉर्म में ये मार्केट के अंदर ड्रग आती है। और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज यानी इस ड्रग को ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखना है। और थेराप्यूटिक यूजेज इसके क्या है, यानी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, यानी जो कोलिन स्ट्रेस वर्क करता है उसको इनहिबिट करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड के रूप में इनका यूज़ किया जाता है और वॉमिटिंग करने में भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है एट्रोपिन सल्फाइड। तो दोस्तों ये आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग थी जिसको हमने कंप्लीट किया एट्रोपिन सल्फाइड को। इतनी थ्योरी आपके लिए सफिशिएंट है। और उसके बाद आपकी लास्ट ड्रग है यानी चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल यानी जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद यानी इसमें 2 आपको बेंजीन रिंग बनानी है, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन को ऐड करके उसमें डबल बॉन्ड को ऐड कर देना है। सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर CH2 और नाइट्रोजन को ऐड करने के बाद CH2 CH3 ऐड करना है और सेकेंड बार भी इसमें CH2 CH3 को ऐड कर देना है। और इसमें डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोराइड के लिए HCl को ऐड कर देना है। फिर केमिकल नेम इसमें क्या लिखा हुआ है 2-डाईथाइल एमिनो इथाइल और उसके बाद 1 साइक्लोहेक्सिल कोएक्स, फिर इसमें N लिखा हुआ है Ni और 1 कार्बोक्सिलेट। तो दोस्तों ये इसका हो गया केमिकल नेम 2-डाईथाइल एमिनो इथाइल 1 साइक्लोहेक्साइल कोएक्स लिखा हुआ है CHOHEX और ANE N लिखा हुआ है और 1 कार्बोक्सिलेट। तो ये इसका हो गया केमिकल नेम। और इसके ब्रांड नेम वेंटाइल हो गया, डाइवेंट हो गया और उसके बाद डाइक्टोकोट हो गया, डाइक्लोकोट। तो दोस्तों ये इसके हो गए ब्रांड नेम। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गया, कैप्सूल, टैबलेट, ये इसकी हो गई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज यानी इसको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है। और थेराप्यूटिक यूजेस
यानी स्टोमच पेन में इसका यूज़ किया जाता है, किडनी स्टोन में इसका यूज़ किया जाता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी स्पाज्मोडिक यानी हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई ऐंठन हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए दोस्तों इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।